Hello students, welcome back again to the chapter Cell the Unit of Life. Right, today is lecture number 11, right, and today we are going to discuss the last part of endomembrane system, that is vacuoles. Right, आज जो है हम endomembrane system का जो last cell organelle है, that is vacuoles, उसके बारे में discuss करेंगे. Right, so let's begin. पहले जैसे कि लास्ट 3 लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, राइट, जिसमें 3-4 या फिर आप बोल सकते हो 6-7 ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक साथ कोऑर्डिनेट कर कर काम एक कंप्लीट करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स है. ये चारों जो है दे आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सीक्वेंस याद रखना है स्टूडेंट्स. सीक्वेंस क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉलोड बाय गोल्गी apparatus followed by lysosomes and finally the vacuoles, right? And mitochondria, chloroplast, peroxisomes, they are not the part of endomembrane system because their functions are not coordinated, right? चलो आगे बढ़ते हैं. वैक्यूल्स होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं, राइट. सबसे पहले तो ये जो वैक्यूल्स है इसको डिस्कवर किसने किया था, राइट स्टूडेंट्स? सो वैक्यूल्स जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीeuwenhoek, राइट. एंटोन वैन लीeuwenhoek का जो नाम है वो आपने सुना होगा. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द लाइव सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, right? What is vacuoles? They are non-cytoplasmic areas, right? They are the non-cytoplasmic areas. इसका मतलब क्या है? वो साइटोप्लाज्म में है but they are not their part, right? Vacuoles और जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में एक मेम्ब्रेन है, right? So they are not the part of cytoplasm because vacuoles are surrounded by a membrane. So they are non-cytoplasmic areas inside the cytoplasm separated from it by a specific membrane. एक membrane है vacuoles पर जो कि उसको क्या करता है, अलग करता है from the cytoplasm. सिर्फ cytoplasm से ही नहीं, जो बाकी की सेल ऑर्गेनल है उनसे भी vacuoles अलग रहता है, right? हालांकि जो भी मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल है सब क्या है, अलग अलग ही है, बिकॉज जो मेम्ब्रेन वाले सेल है सेल ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म में आपस में ही अलग अलग प्रेजेंट है, आपस में नहीं प्रेजेंट है, वो अलग अलग प्रेजेंट है, राइट. Vacuoles are of following 4 types depending upon the content and function, right? 4 टाइप होता है, इसको आप लोग को याद रखना है. अब यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. पहला है सैप वैक्यूल्स, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तीसरा है फूड वैक्यूल और चौथा है एयर वैक्यूल्स. तो 4 टाइप है स्टूडेंट्स, सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड एयर वैक्यूल्स. हर एक टाइप को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो पहला है सैप वैक्यूल्स. अब याद रखना है कि सैप वैक्यूल जो है, ये जो सैप वर्ड है वो क्या बोलता है, इट इज नथिंग बट फ्लूइड. सैप मतलब क्या होता है, फ्लूइड. सो दे आर फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स separated from the cytoplasm by a selectively permeable membrane called टोनोप्लास्ट. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब आप सभी को पता है, ऐसे मेम्ब्रेन जो कि कुछ सब्सटेंस को ही अंदर आने देंगे, राइट. और उसके मेम्ब्रेन का नाम याद रखना है स्टूडेंट्स. सैप वैक्यूल्स में कौन सा मेम्ब्रेन होता है, टोनोप्लास्ट. Animal cells and young plants have number of small sap vacuoles. तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि sap vacuoles का साइज क्या होता है, स्मॉल. और ये किसमें पाया जाएगा, एनिमल सेल्स एंड यंग प्लांट सेल्स. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का आपको पता है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है. तो इसका मतलब क्या, एनिमल सेल्स में कौन से वैक्यूल्स होते हैं, सैप वैक्यूल्स, राइट. और यंग प्लांट सेल मतलब जब सेल जो है काफी यंग होता है तो उस टाइम पर भी ये सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, राइट. और एनिमल सेल में आपको याद रखना है थ्रू आउट जो है क्या प्रेजेंट होगा, सैप वैक्यूल्स. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन मैच्योर प्लांट सेल्स. ध्यान से सुनना है, जो मैच्योर प्लांट सेल मतलब जो ग्रो कर चुके होंगे, जिनका ग्रोथ कंप्लीट हो चुका होगा, उस सेल को क्या बोलेंगे, मैच्योर प्लांट सेल.
इन सेलों में जो वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो सैप वैक्यूल्स हैं, दे विल फ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, राइट। तो आपको एक मैच्योर प्लांट सेल में दिखाई देगा बड़ा सा वैक्यूल्स, जबकि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या दिखाई देता है, छोटा वैक्यूल्स। एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है बिकॉज वहां पर सैप वैक्यूल्स होते हैं, बट प्लांट सेल में बहुत सारे सैप वैक्यूल्स एक साथ आकर एक क्या बनाते हैं, बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, which spreads the cytoplasm in the form of a thin peripheral layer। अब साइटोप्लाज्म जो है वो कहां चले जाएगा, इनटू द पेरिफेरी, मतलब एंड में चले जाएगा, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, राइट। बिकॉज ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, राइट। तो ये फैल रहा है तो इसका साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी चले जाएगा। याद रखना है ये पॉइंट स्टूडेंट्स। इन अ प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में याद रखना है बहुत ज्यादा बड़ा होता है वैक्यूल्स का साइज, इतना बड़ा होता है कि जो वॉल्यूम है 90% वॉल्यूम सेल की कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, वैक्यूल्स। दिस इज अ डिवाइस, मतलब ये जो सब वैक्यूल है ये एक डिवाइस है, ये एक यंत्र है टू फैसिलिटेट रैपिड एक्सचेंज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, राइट। अब वैक्यूल्स का साइज बड़ा है तो इस वजह से क्या होगा, बहुत सारा मटेरियल अंदर आ पाएगा, बहुत सारा मटेरियल जब अंदर आएगा तो बहुत सारा मटेरियल बाहर भी जाएगा, राइट। तो जितना अच्छा बड़ा वैक्यूल का साइज होगा उतने ही रैपिड क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, राइट। तो इसको आप लोगों को समझना है। The fluid present in the sap vacuole is often called sap or vacuolary sap। फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा मतलब जिसमें वाटर होगा, वेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो इसको हम मिलाकर इसको एक नाम है सैप, ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूलरी सैप। अब फंक्शन क्या होता है सैप वैक्यूल्स का, राइट। आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिख रहा है। दे स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट मिनरल सॉल्ट्स, राइट। तो उनका स्टोरेज है और कॉन्सेंट्रेशन करना है किसका, मिनरल सॉल्ट्स का। सैप वैक्यूल ऑल्सो स्टोर सुक्रोज, दूसरा फंक्शन है वो फूड भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एग्जाम्पल सुक्रोज। अब थर्ड जो फंक्शन है उसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। सॉल्यूट प्रेजेंट इन सेल सैप, राइट। जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट है सेल सैप आपको समझ में आ रहा है, राइट। इसमें maintain a proper osmotic pressure, right? It maintain a proper osmotic pressure in the cell for its turgidity and water absorption, thus playing an important role in the cell enlargement। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर टर्जिड सेल देखो, सेल जो है वो टर्जिड कब होगा, मतलब सेल जो है वो बड़ा कब होगा, जब वैक्यूल्स का साइज बड़ा होगा, राइट। और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखो ये वैक्यूल्स है, ये बड़ा है, राइट, जिस वजह से प्लांट का जो साइज है वो भी बड़ा है। और ये वैक्यूल्स का साइज क्यों बड़ा है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। आपने रेजिन देखा होगा, राइट। रेजिन को आप एक नॉर्मल वाटर में डालो, कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो स्वेल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्जिड, टर्जिड मतलब स्वेल। इस केस में देखो फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक कब होगा, जब यहां से जो वाटर है, सेल का जो वाटर है वो बाहर चले जाएगा, राइट। देखो अब यहाँ पर ये वाला सेल देखो काफी ये फ्लैसिड हो चुका है या फिर ये श्रिंक हो चुका है, क्यों, बिकॉज इसका वैक्यूल्स भी देखो आप श्रिंक हो चुका है। दोनों डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, दोनों डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक डायग्राम है टर्जिड सेल का जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरे सेल में दिख रहा है कि जो सेल है वो फ्लैसिड है बिकॉज वहां पर concentration of water is less or the concentration of sap is less। एक और फंक्शन देख लेते हैं, दे स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट वेस्ट, राइट। उनका एक और काम है, वो वेस्ट को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। प्रोडक्ट्स सेग्रीगेटिंग देम फ्रॉम द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो ये जो लिविंग पार्ट है मतलब जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वहां से ये उनकी वहां से जो वेस्ट आता है या फिर वो जो वेस्ट होता है साइटोप्लाज्म में, वो कहां पर जाकर स्टोर होता है, इनटू द वैक्यूल्स। व्हिच टाइप ऑफ वैक्यूल्स, सैप। सैप वैक्यूल्स स्टोर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है स्टूडेंट्स। सैप वैक्यूल्स एक और काम करते हैं, दे स्टोर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन एंड एंथोजेनिन, राइट। एंथोसाइनिन पर्पल कलर के पिगमेंट होंगे,
and anthocyanin yellow color, right, which provide coloration to flower in rose, dahlia, etc. तो ये जो पिगमेंट है ये इस तरीके के सेल्स में होंगे जो कि कलरफुल होंगे, राइट। आप मान लो रोज, रोज जो है उसके पेटल्स देखो आप, तो पेटल्स का कलर जो है वो आपको दिखाई देता है, राइट। पेटल्स में कलरफुल कलर्स दिखाई देते हैं, तो वो उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। किस तरीके के वैक्यूल्स, सैप वैक्यूल्स, जो कि क्या स्टोर करते हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन पर्पल कलर, एंथोसाइनिन येलो कलर, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेटेक्स स्टोर इन वैक्यूल्स, ये सब वेस्ट है स्टूडेंट्स। अल्कलॉइड्स एंड टैनिन्स स्टोर इन वैक्यूल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बीवोरस, राइट। तो यहाँ पर आपको ये वैक्यूल्स दिख रहा है, राइट। इसमें आपको रैफिड्स दिख रहा है, राइट, ड्रूस क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, राइट। आपको यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये सब वेस्ट है। तो ये जो एल्कलॉइड्स हैं, एल्कलॉइड्स मतलब क्या होता है, दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट। एल्कलॉइड्स आर व्हाट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट। तो इनका काम क्या होता है, टैनिन्स, अगेन ये एक प्रोडक्ट होता है, सब्सटेंस होता है ये, और इनका काम क्या है, दे प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दी हर्बीवोरस, राइट। तो मतलब इन केस किसी ने इसको खाने की कोशिश की तो वहां पर ये हो सकता है कि वो जो हर्बीवोरस है उसकी डेथ हो जाए, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाई देती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सेकेंड टाइप है, फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, सैप वैक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यहाँ पर आपको एक पैरामोशियम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। और ये जो है आपको यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स, that is contractile vacuoles, they occur in some protestians, protestians जो कि क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड algal cells found in fresh water, right. So ये algae में भी पाए जाते हैं और उसके अलावा प्रोटिस्टेंस में भी पाए जाते हैं, जो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, इज हाईली एक्सटेंसिबल, राइट, काफी ज्यादा उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन, कोलैप्स हो जाता है, जल्दी से वो बस्ट हो जाता है। एंड इट इज कनेक्टेड टू अ फ्यू फीडिंग चैनल्स, ये किससे कनेक्टेड होता है, टू द फीडिंग चैनल्स। फीडिंग चैनल मतलब जहां से खाना जाएगा, जो कि किस केस में होता है, पैरामीशियम की, टू ऑब्टेन वाटर, राइट। फ्रेश वाटर में रह रहे हैं ना ये ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा, वो जो कैनल है उससे फूड तो जाएगा ही, वाटर भी जाएगा, और तो वाटर कौन रिसीव कर लेगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, राइट। वाटर विथ और विदाउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, राइट। सो जो भी वाटर फूड वो पाइप या फिर वो कैनल के थ्रू जा रहा है पैरामोशियम के सेल में, वो कहाँ जाएगा, इनटू दी वैक्यूल्स। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो, ये बनता है और ये बर्स्ट हो जाता है, देखो ये एक्सटेंस हुआ फिर कोलैप्स हो गया, यहाँ पर देखना है आपको, राइट। ये देखो, ये बन रहा है फिर कोलैप्स हो रहा है, राइट। सो ये दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल भी है और कोलैप्सिबल भी है। When the feeding channels pour water into the vacuoles, it swells up, ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। आप हार्ट के केस में देखोगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, राइट। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, राइट। सो जब पानी, जाहिर सी बात है पानी वैक्यूल्स के अंदर आएगा ही, तो उससे क्या होगा, जो वैक्यूल्स का जो नॉर्मल शेप है उससे वो ज्यादा बड़ा दिखेगा, राइट, जो कि हमने सैप वैक्यूल्स के केस में भी देखा है। The swollen contractile vacuoles come in contact with the plasma membrane। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये काफी नजदीक है, काफी कांटेक्ट में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और जैसे ही आता है इट कोलैप्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टोल। सिस्टोल मतलब रिलैक्स, राइट। हार्ट के लैंग्वेज में बताऊं तो डायस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल होता है रिलैक्स। तो यहाँ पर याद रखना, डायस्टोल मतलब क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, सिस्टोल मतलब वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट।
process is called systole which throws the vacuolary content to the outside. तो जो भी उसके अंदर का कंटेंट है वो पूरा कहाँ चले जाएगा, टू दी आउटसाइड. Contractile vacuoles takes part in osmoregulation and excretion. Osmoregulation मतलब क्या होता है, osmosis को regulate करता है. किसको regulate करता है, osmosis. And what is osmosis? The movement of water from the higher concentration to the lower concentration till it attains equilibrium. Osmosis, diffusion, आपने ये सब words terms बहुत ही टाइम सुने होंगे. Osmosis is what, movement of water from higher concentration to lower concentration. Right? Diffusion क्या होता है, movement of ion solute from the higher concentration to lower concentration. Right? Diffusion osmosis में यही फर्क है. Osmosis is specifically for water or any kind of solvent. And कहाँ help करता है, excretion में. Osmoregulation is required in freshwater habitats. फ्रेश वाटर में जरूरत पड़ेगी ना. वाटर में देखो यार, वाटर में तो ऑस्मोरेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी ना, बिकॉज वो वाटर, जो सेल है वो वाटर के कांटेक्ट में. अगर वाटर का रेगुलेशन नहीं हुआ तो वाटर अंदर आते ही जाएगा, आते ही जाएगा. उस वजह से क्या होगा, सेल बर्स्ट. Where water has tendency to enter the living cell. तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वहां पर जो सेल है वो हमेशा से ही वाटर के आसपास है, वाटर के कांटेक्ट में है. राइट, एज लिविंग सेल हैज हायर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. राइट, ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है. कंटिन्यूड एंट्री ऑफ वाटर, लगातार वाटर एंटर करेगा बिकॉज उसी के सराउंडिंग में सेल प्रेजेंट है. वाटर शैल कॉज बर्स्टिंग ऑफ द सेल, जैसे मैंने बताया, which is prevented by throwing the extra water to the outside. तो इसको बचाया कैसे जाए, मतलब बर्स्टिंग ऑफ द सेल को प्रिवेंट कैसे किया जाए, जो वाटर या जो वाटर एक्स्ट्रा है, राइट, उसको क्या किया जाए, बाहर थ्रो किया जाए. राइट, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. राइट, इसको याद रखना है. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है. राइट, रिलैक्स हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. राइट स्टूडेंट्स, तो डायस्टॉल एंड सिस्टॉल. अब नेक्स्ट है फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स आप सभी को समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये फूड स्टोर करता है. राइट, फूड स्टोर करेगा. सो दे अकर इन द सेल्स ऑफ प्रोटोजोवन प्रोटिस्टेंस. प्रोटिस्टा में भी पाए जाएंगे. राइट, एंड सेवरल लोअर एनिमल्स एंड फैगोसाइट्स ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स. राइट, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा में पाए जाएंगे, लोअर एनिमल्स में, और ऐसे सेल्स में जो क्या करेंगे, फैगोसाइट्स. राइट, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फैगोसोम एंड लाइसोसोम. तो याद रखना है फूड वैक्यूल्स कैसे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आ सकता है स्टूडेंट्स, कि फूड वैक्यूल कैसे बनता है. तो फूड वैक्यूल्स कैसे बनता है, बाय द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम विद द लाइसोसोम. इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोफैगोसोम्स. And it contains digestive enzymes. क्या प्रेजेंट है इसके पास, digestive enzyme with the help of which nutrients are digested. तो यहां पर ये हो गया अपना फूड वैक्यूल्स. फिर जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, इट इज पास इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में. राइट, फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है. राइट, किस तरीके से वो काम कर रहा है यहाँ पर उसको आपको दिखाया गया है. नेक्स्ट है एयर वैक्यूल्स. राइट, अब ये एयर वैक्यूल्स क्या है, एयर वैक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड गैस वैक्यूल्स एंड सुडो वैक्यूल्स. एयर वैक्यूल्स को क्या नाम है, सुडो और गैस वैक्यूल्स. दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स. अब सुडो क्यों बोला है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपने भी पढ़ा है कि जो वैक्यूल्स हैं उनके पास में दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन. उनके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है. राइट, अब यहाँ पर आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन होते ही नहीं है. राइट, तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो सुडो वैक्यूल्स है ना, इसका मेम्ब्रेन किससे बनता है, प्रोटीन से. इसीलिए बोला है सुडो. फॉल्स, नॉर्मली मेम्ब्रेन किससे बनता है, फॉस्फोलिपिड से. राइट, प्रोटीन से. राइट, इन केस ऑफ यूकैरियोट. लेकिन यहाँ पर देखो प्रोकैरियोट में जो वैक्यूल्स हैं उनका जो मेम्ब्रेन है, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन. इसीलिए इसको बोला है सुडो वैक्यूल्स, बिकॉज इनका जो मेम्ब्रेन है वो फॉल्स है. फॉल्स क्यों है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन.
राइट। प्रोटीन से थोड़ी बनता है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। तो इसी वजह से बोला हुआ है सुडो वैक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, पर्पल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ग्रीन बैक्टीरिया में दिखाई देगा, राइट। इट इज consist of a number of small submicroscopic vesicles। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स जो है एयर वैक्यूल्स, राइट, with which each vesicle being surrounded by a protein membrane, right। प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस एयर वैक्यूल्स के आसपास, इस वजह से इसको बोला गया है सुडो वैक्यूल्स। इट इंटरनली एनक्लोजेस मेटाबॉलिक गैसेस। इसका काम क्या है? ये स्टोर करता है गैसेस, इस वजह से इसको क्या नाम है? गैस वैक्यूल्स। एंड प्रोवाइड बियोंसी, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, राइट। फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा एंड प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, राइट। तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि सेप वैक्यूल कहाँ होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स कहाँ होता है और एयर वैक्यूल्स कहाँ होता है। एयर वैक्यूल्स याद रखना, इट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। उसके बाद याद रखना है फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फाइगोसाइटिक सेल्स, प्रोटिस्टेंस, राइट। और जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटिस्टेंस एंड एल्गे फाउंड इन द फ्रेश वाटर, राइट। और सेप वैक्यूल किसमें होता है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, राइट। और यहाँ पर याद रखना है कि एयर वैक्यूल्स का बैक्टीरिया में क्या काम है? इट प्रोवाइड्स बियोंसी, दैट इज फ्लोटिंग में हेल्प करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, राइट। इस डायग्राम में आपको ये जो रीजन दिख रहा है, दिस रीजन इज व्हाट? योर वैक्यूल्स। व्हिच वैक्यूल्स? एयर और गैस वैक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टूडेंट्स याद रखना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर एंट्रेंस। आप मानकर चलो कि इस चारों में से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, मतलब ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने चारों सेल ऑर्गेनल्स देखे हैं, उन चारों में से 2 पर डेफिनेटली क्वेश्चन आप मानकर चलो डेफिनेटली आने ही है, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज में आप सबसे पहले देखोगे स्फेरियोसोम्स। स्फेरियोसोम्स क्या होते हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। फॉस्फोलिपिड की लेयर दिखेगी और बीच में क्या होगा? क्रिस्टलाइन कोर। अब लेट्स सी, स्फेरियोसोम्स आर स्मॉल सेल ऑर्गेनल फाउंड इन दी प्लांट साइटोप्लाज्म। ये बहुत जरूरी है याद रखना। स्पेरोसोम्स आर फाउंड इन दी प्लांट सेल, नॉट इन दी एनिमल सेल, एंड दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक दी वैक्यूल्स। वैक्यूल में भी हमने देखा एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, टोनोप्लास्ट। यहाँ पर स्पेरोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और इस स्पेरोसोम का काम क्या है? इट टेक्स पार्ट इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स। ये जो कोर पार्ट है ये आपको दिखाई देगा किससे बनेगा? फैट्स। तो याद रखना है कि स्पेरोसोम्स में क्या दिखाई देता है? प्रोटीन्स, फैट्स एंड दी लिपिड्स। आई मीन फैट्स और लिपिड्स बोथ आर दी सेम। तो आपको यहाँ पर फैट्स भी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको ये फॉस्फोलिपिड दिख रहा है, राइट, जो कि क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। उसके अलावा सेंटर में भी आपको प्रोटीन्स दिखाई देंगे एंड दी फैट्स, राइट। सो यहाँ पर भी आपको फैट्स दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि ये जो मेम्ब्रेन है इस पर ही फैट्स है, अंदर भी ये क्या करता है? फैट को स्टोर और सिंथेसाइज करता है। They are refractile vesicles which arise from the endoplasmic reticulum, right। 98% of the स्पेरियोसोम is fat। 98% जो है ये क्या है? स्पेरियोसोम का फैट। सो जनरली जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है दैट इज 98%, वो फैट से बना है इन केस ऑफ स्पेरियोसोम्स। रिमेनिंग 2% बीइंग दी प्रोटीन, राइट। सो ये कॉम्पोजिशन याद रखना है कि स्पेरियोसोम का जो स्ट्रक्चर है इसमें 98% क्या है? लिपिड और फैट्स हैं, 2% प्रोटीन्स है। और आपको पता है व्हाट दिस प्रोटीन? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट। सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और ऑल एंजाइम्स आर व्हाट स्टूडेंट्स? प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि यहाँ पर एंजाइम्स है और ये एंजाइम्स कहाँ हेल्प करेंगे? दे विल हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ दी फैट्स ना।
हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो स्पेरियोसोम्स है, ये स्पेरियोसोम्स क्या कर रहा है, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स, राइट। तो ये किसके हेल्प से करेगा, विद द हेल्प ऑफ दोस प्रोटीन्स व्हिच एक्ट एज द एंजाइम। सम प्रोटीन्स आर प्रोबेबली एंजाइमेटिक एंड टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स, जैसे मैंने बताया। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट, स्पेरियोसोम्स कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं आफ्टर स्टेनिंग द सेल विद सुडन डाइस एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, राइट। तो डाई पर आप जनरली क्वेश्चन नहीं देखोगे, बट इन केस आ गया तो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स कि हम स्पेरोसोम्स को देख सकते हैं सेल में विद द हेल्प ऑफ सुडन डाइज एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, राइट। अब स्पेरोसोम्स जनरली कहाँ पाए जाएंगे, राइट। इनका काम याद रखना है, दे स्टोर एंड हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द फैट। तो they occur abundantly in the endosperms of oil seeds. Endosperms क्या होता है स्टूडेंट्स, it is the nutritive tissue found in the seed. It is the nutritive tissue found in the seed, right। आपने सीड देखा होगा, तो सीड में से जो प्लांट नए नए निकलते हैं वो कहीं ना कहीं किससे बनते होंगे, एम्ब्रियो से। तो वो जो सीड होता है ना, उस सीड में दो चीज प्रेजेंट होती है, एक है एम्ब्रियो, दूसरा है एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म है ये एक न्यूट्रिशन का काम करता है टू द एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या बनाएगा, रेडिकल, प्लीम्यूल। रेडिकल मतलब जिससे रूट बनेगा कुछ देरों बाद या कुछ दिनों बाद, प्लीम्यूल मतलब जिससे अपर पार्ट या शूट बनता है कुछ दिनों बाद। तो एंडोस्पर्म याद रखना, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। सो ये जो एंडोस्पर्म होता है ऑफ ऑयल सीड, उसमें ज्यादा पाया जाता है स्पेरियोसोम्स। In some tissues, example tobacco endosperm, maize root tip, speriosome contain hydrolytic enzyme। तो कुछ टिश्यूज में एंडोस्पर्म जो है, मैंने जैसे बताया इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो ये जो टोबैको का एंडोस्पर्म है और जो मेज रूट टिप पर आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहां पर ये स्पेरियोसोम्स किसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। स्पेरियोसोम्स के पास क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स आपको, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंड दस considered to have lysosomic activity। तो स्पेरोसोम्स जो है याद रखना है, इसके पास लाइसोसोमल एक्टिविटी भी होती है। स्पेरोसोम्स याद रखना है स्पेरिकल बॉडी, राइट। स्पेरिकल बॉडी होगी जिसका काम क्या होगा, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, दैट इज ER, जो कि क्या बनाएगा, इट विल हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन्स, राइट। फिर उसके बाद है हमारा गोल्गी अपैरेटस, जो कि प्रोटीन्स को एंजाइम में कन्वर्ट करेगा या दो कंपाउंड को कंबाइन करेगा, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स, राइट। तो इस तरीके से कुछ काम होगा। उसके बाद हमने देखा लाइसोसोम्स, जो एंजाइम्स बने हैं गोल्गी अपैरेटस में, वो कहाँ जाएंगे, लाइसोजाइम्स में जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। लाइसोसोम का काम आपको पता है, डाइजेशन करना होता है, और याद रखना है कुछ वैक्यूल्स जो हैं दे हैव द लाइसोसोमल प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट्स। सो इसके साथ हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।